Students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. I'm Sravan sir, and today I'm to start a poem from class 12th, Keeping Quiet. This poem has been composed by Pablo Neruda. He won Nobel Prize in 1971 for literature, and he makes appeal to the entire human beings of this planet. And in his appeal, he talks about three things. Okay, first, peace and unity among human beings. Second, introspection. Every human being must introspect himself. Okay. Next, mutual understanding, and create a mutual understanding among the human beings. Now say, ये पोएम पेब्लो नेरूडा के द्वारा लिखा गया है, कंपोज किया हुआ है। और पेब्लो नेरूडा एक पोइट हैं जिनको 1971 में, वो चिली देश का है, 1971 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य के लिए। ठीक है, तो वो इस पोएम के द्वारा पूरे पृथ्वी के जो मानव हैं, मानव समाज है, सबसे अपील करते हैं वो। और वो अपील क्या क्या है कि एक तो शांति और एकता स्थापित हो पूरे मानव के बीच में। दूसरा है कि हर कोई आत्ममंथन करे। ठीक है, किस चीज़ का आत्ममंथन करे आगे हम लोग देखते हैं। और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पारस्परिक जो समझ है, पारस्परिक जो संबंध है वो आपस में स्थापित हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस पोएम में इनके माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से वो इन तीन जो उनके अपील हैं, ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें वो कहना चाहते हैं। अब देखिए, पहला जैसे है पीस एंड यूनिटी, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न तरह से बटे हुए हैं, चाहे वो भौगोलिक दशा के कारण वी हैव बीन डिवाइडेड। ओके, ठीक है, बी इट रीजन, बी इट द जियोग्राफिकल बाउंड्री, बी इट द रेस, कलर, कास्ट, रिलीजन, ओके, लैंग्वेज, कारण चाहे जो भी हो, वो भाषा हो सकता है, कारण भौगोलिक दशा हो सकता है, हमारा रंग हो सकता है, ठीक है, धर्म हो सकता है, मत हो सकता है, भाषा हो सकता है। तो इन सारे कारणों से हम बिल्कुल बटे हुए हैं। और इस विभाजन के कारण क्या होता है कि हम अपनों को ही अपने नहीं समझते, फिर समय समय पर युद्ध होता है। ठीक है, आपस में हमें एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे का जो कल्चर है उसके प्रति घृणा, एक दूसरे का जो सभ्यता है उसके प्रति घृणा, ठीक है, द्वेष, जिसके कारण क्या है कि शांति इस दुनिया में स्थापित नहीं हो पाया है। तो वो चाहते हैं कि हम जो, और ये किन कारणों से होता है? सब बाह्य कारणों से, ड्यू टू द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस व्हाट वी एक्सपीरियंस थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे सेंस ऑर्गन्स, ईयर, नोज, आई, टंग, स्किन, इनके द्वारा जो हमें अनुभव एक्सटर्नल होता है, उसी प्रभाव से क्या होता है कि हम प्रभावित होते रहते हैं। ठीक है, और सीधे तौर पर इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम लोग जब ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, जब ट्रेन तेज़ चल रही होती है और जब हम लोग बाहर देखते हैं तो क्या प्रतीत होता है कि हम लोग स्थिर हैं, और जितने पेड़ पौधे, पृथ्वी, जो, जैसे ट्रेन जब चल रही होती है तो बाहर जब देखते हैं तो जो कुछ भी दिखाई पड़ता लगता है कि वो सब मूवमेंट में है, वो चल रहा है पीछे की ओर, और हम खड़े हैं। लेकिन वस्तु स्थिति क्या होता है? What is the reality there? वहाँ पे हम चल रहे होते हैं, बाकी सब स्थिर होता है, लेकिन दिखता वैसे है। किन कारणों से? क्योंकि हमारी जो मानसिक स्थिति उस समय होती है ना, जो हमारे एक क्या कहते हैं, मनोदशा, ठीक है, हमारे जो एक ब्रेन का फंक्शन है उस ढंग से होता है। तो चूँकि जब हम एक्सटर्नल बाहर से जब प्रभावित हो रहे होते हैं तो हम सही चीज़ देख नहीं सकते। हमारी स्थिति वैसे ही होती है जब ट्रेन में हम चल रहे होते हैं और बाहर में जो खड़े जो स्थिर चीज़ें हैं वो मूवमेंट में दिखता है, और हम जब चल रहे होते हैं हम ही स्थिर देखते हैं।
ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि बिल्कुल, अब इस पोएम को आगे हम लोग पढ़ते हैं तो डिटेल में हम लोग जानते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल इस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आप कट जाइए और कट के आप सोचिए, आत्ममंथन करिए। आप किस तरह से आत्ममंथन करिए कि आप कौन हो, क्यों हो, किस लिए हो, आप जो करते हो क्या आपके लिए उपयोगी है, क्या वो आपके कर्तव्य के दायरे में आता है। इस तरह से वो एक मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आज तक के वाइज मैन इस दुनिया में करते आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को खोजा, ठीक है। जब उनकी मन बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, बाह्य इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं होंगे, तो वो असलियत, रियलिटी पता चलेगा। फिर ट्रेन जब रुक जाती है तो हमें असलियत पता चलता है कि हम ही चल रहे थे, बाकी सब तो स्थिर ही है, ठीक है। तो वो जो मूवमेंट है, हमारे जो दिमाग का एक मूवमेंट चलता रहता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के कारण, वो ना हो, ठीक है। वो इंट्रोस्पेक्शन, और फिर जब इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा हम अपने आप को जान लेंगे, ठीक है, कि हम क्या हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, और जो हमारे साथ दिख रहे हैं, जिससे हम लड़ रहे होते हैं, जिसका खून बहा रहे होते हैं, जिससे ईर्ष्या कर रहे होते हैं, जिससे द्वेष कर रहे होते हैं, वो कौन है, ठीक है। तो ये पोएम का ओवरव्यू है। अब हम लोग पोएम में आते हैं, लेकिन जब पोएम में पढ़ाऊँ तो आप बुक को सामने रखेंगे, ठीक है, ताकि फिर लाइन वाइज आप उसको समझ पाओ। लेट्स स्टार्ट द पोएम, ओके। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कभी कहते हैं कि अब मैं 12 गिनता, हम लोग 12 गिनते हैं। तो 12 यहाँ पे जो चर्चा की है, तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है ये 12 आवर्स है या 12 मंथ है, लेकिन ये टाइम को रिफ़र कर रहा है, ये पक्का है, ठीक है। एक समय, एक टाइम पीरियड है, वो मोमेंट हो सकता है, ठीक है। और लेकिन जो वो कह रहे हैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है, तो हम लोग एक अनुमान ही लगा सकते हैं उसका। तो कहते हैं हम लोग 12 गिनते हैं, और गिनने के कारण एक ये भी हो सकता है, जब हम स्थिर होना चाहते हैं ना, तो स्थिर होते, अगर स्थिर होना है, मान लिया कभी आपको नींद नहीं आ रही है, मन विभिन्न चीज़ों में भटक रहा है, परेशान हो, तो अपने आप जो श्वास ले रहे हो तो श्वास को गिनना शुरू करो। तो हालांकि ये स्पिरिचुअल बात है, और इस पोएम से लगता है कि वो काफ़ी एक स्पिरिचुअल माइंडेड होंगे पोएट, निश्चित रूप से, कि जब वो गिनने की बात कर रहे, हो सकता है उन्होंने श्वासों को गिनने की बात करे, या फिर और कोई चीज़ को गिनने की बात करें, जिससे आप उसको जब गिनते रहेंगे तो फिर बाकी चीज़ों से आपका ध्यान हटेगा, माइंड आपका कॉन्सेंट्रेट होगा, ठीक है। तो कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम बिल्कुल स्थिर रहें, किसी तरह का मूवमेंट नहीं, किसी तरह का मूवमेंट नहीं, किसी तरह का वाइब्रेशन नहीं, किसी तरह का साउंड नहीं, एकदम स्थिर हो जाए हम। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms much. इस पैरा में, इस स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि एक बार इस पृथ्वी पर बिल्कुल शांति हो जाने दें, शांत हो जाने दें, कोई कुछ ना बोले, कोई किसी भी भाषा में ना बोले, ठीक है। इस दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। जो गूंगे होते हैं वो भी साइन लैंग्वेज बात करते हैं। तो कहते हैं किसी भी प्रकार का भाषा, चाहे वो साइन लैंग्वेज हो या दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, ऑल द लैंग्वेजेस, ठीक है, विच आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, नोबडी स्पीक्स, ठीक है, कोई बात नहीं करे। और कहता है लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, एक क्षण के लिए हम रुक जाएं, बिल्कुल, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। यहाँ आर्म से दो मतलब हो सकता है, एक तो हमारे हाथ, कि हम हाथ ना हिलाएं। हाथ हिलाने से मतलब है कि हम कोई काम जो कर रहे होते हैं एक्सटर्नल, ठीक है, हमारा जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपना डेवलपमेंट के लिए, सर्वाइवल के लिए जो हम वर्क करते हैं बाहर, ठीक है, मतलब हम स्थिर कभी नहीं रह सकते। हम चाहे कितना भी धनी हो जाए, हमारे पास सारे संसाधन हो, लेकिन हम और भी एक्वायर करने में लगे रहते हैं, ठीक है। करोड़पति से अरबपति बनने में, अरबपति से और भी वो बड़े जो, ठीक है, मिलेनियर जो बनने में आपका कह सकते हैं हम, ठीक है। तो हम कभी स्थिर नहीं रहते। तो वही कहता है कि किसी भी तरह का मूवमेंट ना करिए। और फिर आर्म्स मतलब यहाँ पे वेपन भी होता है। सो वी डू नॉट यूज़ एनी वेपन फॉर अ मोमेंट, ठीक है। वो कह रहा है कि सेकेंड के लिए हम लोग कोई भी
हथियार का प्रयोग न करें, या हाथ बिल्कुल ना हिलाएं, मैंने किसी तरह का कोई एक्सटर्नल वर्क न करें हम लोग। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। एक्जोटिक मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जिसको कह सकते हैं कि स्ट्रेंज भी कह सकते हैं, अनफेमिलियर भी कह सकते हैं, बिल्कुल नया। कहते हैं आई वुड बी एन एक्जोटिक, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। ये एक एकदम विचित्र नया सा क्षण होगा, ठीक है, ऐसा पृथ्वी पर आज तक कभी नहीं हुआ, ठीक है। वैसा विदाउट रश, किसी तरह का भाग दौड़ नहीं होगा, किसी तरह का रश नहीं होगा। विदाउट इंजन, कोई इंजन नहीं चलेंगे किसी तरह के, ना कोई व्हीकल्स, ना कोई फैक्ट्री में इंजन, ठीक है, ना छोटी एक घड़ी की टिक टिक, मतलब किसी भी प्रकार के इंजन, कोई भी साउंड बिल्कुल नहीं होगा। एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग सब एक साथ होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंजनेस में। आज बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल पीस हो, जहाँ पे किसी तरह का कोई साउंड नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई बातें नहीं। फिर कहते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड, नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ये एक रिप्रेजेंट करता है कि जैसे कोई भी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिशरमैन कोल्ड सी में व्हेल को नुकसान ना पहुंचाए, व्हेल का शिकार न करें, ठीक है। और जो खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे सॉल्ट का जो सॉल्ट कलेक्टिंग का जो काम करते हैं, तो क्या होता है सॉल्ट से उसके हाथ में वुंड्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। तो कहता है वो अपने घावों को देखें कि उसने जो नुकसान अपने पहुंचाया है और नुकसान अभी ना पहुंचाए, बिल्कुल वो किसी तरह का मूवमेंट, कोई भी एक्टिविटीज़ आप न करें। और वो एक्टिविटी से मतलब यहाँ पे है कि एक्सटर्नल हमारा अननेसेसरी एक्टिविटीज़ ही होगा निश्चित रूप से, क्योंकि आगे वो स्टेंजा में इस बात को क्लियर करते हैं। कहता है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, कहता है जो ग्रीन वार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रीन वार मीन्स वार अगेंस्ट द इकोलॉजी, ठीक है, इकोसिस्टम, सॉरी इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ठीक है। वार अगेंस्ट क्या होता है कि ग्रीनरी ऑफ दिस अर्थ, जैसे डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे पूरे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उद्योग लगने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, इवन ओजोन लेयर भी डैमेज हो चुका है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जंगल कट रहे हैं, ठीक है, पेड़ों की संख्या घट रही है, वेदर जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है। तो इस तरह से जो ग्रीन वार, इसी को ग्रीन वार कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन वार के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वार्स विद गैस, और जो युद्ध जैसे पॉइजनस गैसेस, केमिकल्स से जो वार होता है, या फिर फायर वार, फायर आर्म्स हम जानते ही हो, चाहे वो बुलेट से लेकर एटम बम तक। तो कहता है किसी भी प्रकार का जो वार, ठीक है, किसी के अगेंस्ट भी जो कर रहे हैं वो न करें। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। और इस तरह के वार से वो कहना चाहते हैं कि विक्ट्री तो होता है लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं बचते हैं। अगर एटम बम पूरी दुनिया में यूज़ करने लगे लोग, तो किसी की विजय तो हो सकती है, लेकिन उस जो विजय है, ठीक है, उस विक्ट्री को एंजॉय करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो वही कहता है कोई सर्वाइवर बचेगा नहीं, तो फिर उस युद्ध का क्या मतलब है। इसलिए कहते हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, इसलिए हम लोग एक साफ कपड़े पहन के, मतलब एक नई शुरुआत, हमारा जो पहले का कपड़ा है, मतलब मन में, बुद्धि में जो परत चढ़ी हुई है, जो हम पुराने सोच, ठीक है, संकीर्ण सोच से ग्रसित हैं, हमारे भाव, हमारे विचार, बिल्कुल उसको धो डालें और एक स्वच्छ कपड़े पहनकर, अपने स्वच्छ विचार, स्वच्छ मानसिकता, अपने बिल्कुल नयापन के साथ, ठीक है, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ जाए, एक हो जाए, एक जगह आ जाए। कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी बाउंड्री के पार रहने वाला हो, किसी तरह के कलर का हो, किसी धर्म को मानने वाले हो, किसी सेक्ट को मानने वाला हो, किसी विचार को रखने वाला, सब लोग एक हो जाए, ये सब कुछ हम भूल जाए, ठीक है। और कहता है इन द शेड, शेड मीन्स अ पीसफुल, जैसे पेड़ के नीचे जो छाया होता है, जहाँ एकदम बिल्कुल शांति होती है, वैसे जगह पे जाएं, तो वहाँ कुछ न करें, ठीक है, डू नथिंग, व्हाट आई यू वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। लेकिन एक बात कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसका अलग अर्थ ना लाया,
ठीक है, कंफ्यूज ना हो। मेरा मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, कुछ ना करना मतलब इनएक्टिविटी नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि कोई बीज ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, ठीक है, तो बहुत दिनों तक वो शांत अंदर पड़ा रहता है, इसका मतलब नहीं कि उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, एक्टिविटी हो रहा होता है। और वो फिर क्या होता है कि अंकुरित होता है और उससे पौधे होते हैं, फिर वो बड़ा सा विशाल पेड़ भी होता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि मैं जो पीस की बात कर रहा हूँ, मैं जो एक्टिविटी न करने की बात कर रहा हूँ, मेरा तात्पर्य वो नहीं है। इनका कवि का कहना है कि मेरा तात्पर्य जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो एक हम प्रतिस्पर्धा के तहत, ठीक है, ईर्ष्या के तहत, द्वेष के तहत, ठीक है, किसी मतलब एक होता है कि एंगर के तहत या फिर हमारे जो डिज़ायर के कारण जो हम विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, ठीक है, उससे एक की तो वृद्धि हो सकती है, एक संपन्न हो सकते हैं, लेकिन दूसरे को उससे नुकसान होता है। तो वही कह रहा है मेरा वो मतलब नहीं है टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, ठीक है, यही जीवन है। शांत रहना मतलब मृत नहीं, डेड नहीं हो जाना है, ठीक है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, ठीक है, यहाँ क्लियर भी कर देते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि सब मर जाए, कोई एक्टिविटी ना करे तो एकदम, उसका मतलब वो नहीं है। इफ़ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड, आगे कहते हैं वो कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं हैं, नैरो माइंडेड नहीं हैं, हम अर्थ को इतना संकीर्णता से नहीं लेते हैं, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, ठीक है, ये इतना संकीर्ण अगर नहीं है तो हमारा जो, मैं शांत रहने के लिए, कुछ न कहने के लिए, कुछ न करने के लिए अगर कह रहा हूँ तो इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे। वही कहता है कि सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और एक बार अगर हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो भयंकर सन्नाटा होगा, ठीक है, लेकिन वो सन्नाटा निगेटिव सेंस में ना लिया जाए यहाँ पे। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो शांति, वो स्ट्रेंजनेस क्या होगा कि ये जो सैडनेस है दुनिया में, ये जो दुख है, ठीक है, उसको वो बिल्कुल निकाल बाहर करेगा, उसको हटा देगा, ठीक है। फॉर नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, ठीक है। इसका मतलब ये हम लोग ना सोचें कि हमें कुछ ना करना है, ठीक है, किसी तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मौत को गले लगा लें, हम मृत्यु को प्राप्त करें, ठीक है। कहता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी भी हमें इसी की शिक्षा देती है, ठीक है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स स्टेट, कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल एकदम, अभी मैंने बीच का जो एग्जांपल देके बताया कि लगता है कि एकदम अब कुछ नहीं है। आप गर्मी के दिनों में देखे होंगे, ठीक है, पेड़ों में देख लीजिए, पतझड़ के मौसम में सारे पेड़ झड़ चुके होते हैं, लगता है कि अब पेड़ पूरा डेड हो गया, लेकिन स्प्रिंग आते फिर नए उसमें लिप्स आने लगते हैं, ठीक है, बर्ड्स आने लगते हैं, और फिर वो मतलब, इसलिए शांति मतलब डेथ नहीं होता है, ठीक है। तो वही कहता है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में वो चिंता होते दिखता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 गिनता हूँ, ठीक है, गिनूंगा, एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांति बनाए रखेंगे। मैं जा रहा हूँ कि मेरा जो मैसेज देना था मैं वो दिया, और मैं 12 गिनूंगा, ठीक है, आप बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे और मैं चाहता हूँ। तो इस पोएम में बड़ा ये स्पिरिचुअल पोएम है, फिलोसॉफिक पोएम है, जिसमें कवि ने हमें पूरे इस पृथ्वी पर शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है, जिन कारणों से भी द्वेष, जिन कारणों से भी घृणा, जिस कारणों से भी युद्ध, दुख, सफरिंग्स, ठीक है, वट एवर द रीज़न ड्यू टू विच वी आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, ओके, different kinds of sufferings, we cannot enumerate them, endless. What's the reason? So we must introspect कि अगर हम अब बाह्य विचारों, बाह्य भावों, बाह्य प्रभावों से अपने आप को काट के अगर मेडिटेट करने लगे, खुद अंदर जानना, तो हमारे बहुत सारे विद्वानों में कह रहा हूँ कि बुद्धिमान लोगों ने, जिसको हम लोग ऋषि मुनि सेंट के नाम से जानते हैं, उन लोगों ने कहा है कि आप तो ईश्वर का ही अंश हो, आप दुखी कैसे हो सकते हैं, ठीक है, आप तो आनंद से परिपूर्ण हो। तो ये दुख हम क्या होता है कि अपने भाव और विचार के पर्दे अपने में डाल लेते हैं और बाह्य प्रभाव को ही और बाह्य एक्टिविटी को ही सही मानते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जब ट्रेन में चल रहे होते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि सब कुछ चल रहा है और हम स्थिर हैं, लेकिन वो सही नहीं होता। असल में हम चल रहे होते हैं,
लेकिन दिखता वैसे वैसे ही दुनिया में हमें सब कुछ दिखता है, और जिसके कारण से हम दुख में और परेशानी में रहते हैं। तो ये पोएम समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, या फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज जब चलेगा। आज यहीं मैं समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। बाय।